हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन फर्स्ट. इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion A. Second, if both assertion A and reason are true but reason R is not the correct explanation for assertion A. Third, if assertion A is true but reason R is false. And fourth, assertion A is false but reason R is true. Here assertion is given as ratio of stress and strain is always a constant for a substance and reason is within the elastic limit. This ratio is called modulus of elasticity. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be stress strain curve. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, तो ये हमें बताता है द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है इन अ मटेरियल. तो जब हम यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का कर्व ड्रॉ करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे सपोज हमने कोई वायर ली, उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी जो लेंथ होगी वो चेंज होगी और यहाँ पे हम जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही स्ट्रेन यहाँ पे जनरेट होगा. लेकिन ये हमारे पास केवल एक लिमिट तक ही जनरेट होगा, यानी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. यानी जितना हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और अगर हम फोर्स को हटा देते हैं तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे अटेन कर लेगा. लेकिन आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको हम यहाँ पे इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं, हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है ये यहाँ पे चेंज होने लग जाता है. यानी यहाँ पे अगर हम इस कर्व को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जितना हम स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है. यानी हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा भी दें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन को गेन नहीं कर पाता है. तो जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं, उस लिमिट को हम यहाँ पे इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं. और इस पर्टिकुलर केस में ही हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है इसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर अ सबस्टेंस. इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास जब तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट तक होता है तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. बट ग्रेटर देन द इलास्टिक लिमिट हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज नॉट अ कांस्टेंट. सो वी कैन से हियर जो असर्शन का पार्ट है इट इज इनकरेक्ट वन एंड रीजन इज विद इन द इलास्टिक लिमिट. दिस रेशियो इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. तो हमारे पास जो रीजन का पार्ट है ये करेक्ट है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर assertion is false but reason is true. Option 4 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.